myself Darshan Parmar, and this video is a semester 7. Subject name is Professional Practice and Valuation. In this video session, we have discussed about different points like a contingency, work charge establishment, provisional sum, prime cost, spot items, qualities of good estimator, line plan and layout plan. So this is the content of this video session. Okay, so now first thing is contingencies. It means what is the contingency? The term contingencies indicates the incidental expense of miscellaneous character which cannot be classified under any distinct item subhead, yet pertain to the work as a whole. To meet such unforeseen expenses, an additional amount of 3% to 5% of the estimated cost of the works is provided in the total estimate. Okay, so miscellaneous incidental expenses which cannot be classified under any subhead or item are made from the amount provided under contingencies. In this definition, contingency in the term कंटिजेंसी इंडिकेट्स द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मीन्स जो उसका एक्सपेंसेस होगा मिसकेलियस कैरेक्टर इट मीन्स जो प्री डिफाइंड नहीं होगा कैरेक्टर विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर एनी डिस्टिंक्ट आइटम सबहेड जो उसके जो आइटम्स है उस पर वो डिस्क्राइब नहीं किया होगा ये परटेन टू द वर्क एज और वो जो वर्क है उसमें कंसीडर हो जाएगा. ओके, टू मीट सच अनफोर्सिन एक्सपेंसेस एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 3% to 5% ऑफ द एस्टिमेट. तो इसका मतलब ये है कि जो हम कंटीजेंसी चार्ज है वो एस्टिमेटेड कोस्ट का 3% to 5% है वो हम टेकल करेंगे. ओके, एंड अनफोर्सिन एक्सपेंसेस को जो वो हमको मालूम नहीं होगा कि कौन कौन से चार्जेस इसमें लगेंगे. ओके, सो मिसकेलियस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी classified under any subhead or items are made from the amount provided under contingency. So it means in this slide contingency है वो क्या है कि contingency है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का उसका एक्सपेंसेस है और वो जो प्री डिफाइंड नहीं होगा और वो हम जनरली टेकन करते हैं 3% to 5%. ओके, in next slide in contingency some examples are given in this slide. For example, suppose there is an item in estimate for cement plastering. 1:4 proportions are taken, like here 1% is cement and 4% is sand. So with net cement finish, but during executions it is desired to provide nosing at the end of the steps. As there is no allocation of funds for this small work, the cost of such work may be made up from the contingency fund. But in case an expenditure is necessary due to change of design or due to increased volume of work and whose cost cannot be covered from the contingency fund, supplementary or revised estimate are submitted for its sanction before taking up the work. तो इस स्लाइड की बात करें तो इस स्लाइड पे क्या है कि हम एग्जांपल एक लेते हैं सीमेंट प्लास्टरिंग का और जो सीमेंट प्लास्टरिंग करते हैं तो उसका प्रोपोर्शन हमको यहाँ पे दिया गया 1:4 यानी कि 1 प्रोपोर्शन है वो हम सीमेंट का लेंगे और 4 प्रोपोर्शन है वो सैंड का लेंगे. नेट सीमेंट फिनिश करते पर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस इट इज डिजायर्ड टू प्रोवाइड नोजिंग. इट मीन्स के जो स्टेप हो गए तो उस पर गुड एलिवेशन के लिए सम पोर्शंस टू बी आउटसाइड टू पुट एट द प्लेस ऑफ स्टेप तो उसको बोलेंगे हम नोजिंग एट द एंड ऑफ द स्टेप्स इज देयर इज नो एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर दिस स्मॉल वर्क. तो जो इसका जो फंड है वो एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा ये स्मॉल वर्क के लिए. सो द कॉस्ट ऑफ सच वर्क मे बी मेड अप फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड. तो इसका जो हमको कॉस्ट लगेगा तो वो कंटीजेंसी फंड है उसमें से हम निकालेंगे. बट इन केस एन एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी ड्यू टू चेंज ऑफ डिजाइन और ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वर्क
बट somehow some expenditure is necessary due to सपोज कि हम जो बात करते हैं प्लास्टरिंग, तो उस पर कोई डिज़ाइन है वो चेंज होता है और वॉल्यूम ऑफ वर्क है वो इंक्रीज हो जाता है, तो जो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा तो वो हम कंटीजेंसी फंड में से वो हम नहीं लेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सो एंड वो कॉस्ट कैन नॉट बी कवर्ड फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड एंड सप्लीमेंट्री और रिवाइज्ड एस्टिमेट, तो उसके लिए हमको सप्लीमेंट्री एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट की जरूरत पड़ेगी यार, सबमिटेड फॉर इट्स सैंक्शन बिफोर टेकिंग अप द वर्क। तो जो उसका हम वर्क स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले हमको सप्लीमेंट्री एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट हमको करना पड़ेगा। ओके, सो इन दिस स्लाइड वी हैव टू डिस्कस about cement plastering and we have to understand the terms of contingency and other, suppose we have to tackle extra design and we have to modify design and suppose we have to increase volume of work, at that time we have to preferred supplementary or revised estimate for the work. Okay, so in next slide we have to discuss more over contingency. If there is any saving against the amount provided under contingencies, this amount may be utilized with the sanction of the complement authority to meet the expenses of extra items of work. The provisions for contingency cannot be diverted to any new work or repair which is not provided in the estimate and of which cost exceed rupees 2000 without the sanction of superintending engineer. So if there is any saving against the amount under contingency, provide some funds and any savings against this contingency, this amount may be utilized with the sanction of the complement authority for the expenses of extra items of works and these provisions for contingency cannot be diverted to new work. तो जो ये कंटीजेंसी इसमें जो प्रोविजन दिया गया तो वो हम किसी वर्क में डाइवर्ट नहीं कर सकते, और रिपेयर विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेशंस एंड ऑफ विच कॉस्ट एंड जो उसका हम कॉस्ट होगा तो कितना हो जाएगा, तो क्या 2000 विदाउट द सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के जो अथॉरिटी है उसके बगैर भी हम 2000 रुपये का खर्च है तो वो हम सेंक्शन कर सकते हैं। ओके, तो ये स्लाइड ये तीनों स्लाइड देख के आपको मालूम हो गया कंटीजेंसी क्या है। ओके, सो इन नेक्स्ट स्लाइड अगर हम बात करें कंटीजेंसी तो ये यहाँ पे हमने वन बाय वन देखा कि कंटीजेंसी किसको कहते हैं, कंटीजेंसी है उस पर कितना हाउ मेनी अमाउंट परसेंटेज वी हैव टू टेकन इन कंटीजेंसी। ओके, तो कंटीजेंसी ये हमने 3 स्लाइड देखी तो आपको मालूम हो गया होगा कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है, कंटीजेंसी में वो कितना परसेंटेज है टोटल कॉस्ट का वो हम कंसीडर करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें कंटीजेंसी में आती है। ओके, तो ये तीनों स्लाइड देख के आपको कंटीजेंसी के बारे में मालूम हो गया होगा आई थिंक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। ओके, so what is the work charge establishment? The work charge establishment will include the temporary establishments as are employed for the executions or the immediate technical supervision or departmental stores in connection with the specific work. Now work charge staff may be technical person or an understaff of technical person to assist him at work site, guard, etc. But work charge staff does not include non-industrial employees such as the typist, draftsmen, clerks, etc. सो तो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट की हम बात करें यहाँ पे तो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट है उसमें टेम्पररी एस्टेब्लिशमेंट इज आर एम्प्लॉयड फॉर द एग्जीक्यूशंस और द इमीडिएट टेक्निकल जो सुपरविजन की बात करें टेक्निकल सुपरविजन की तो वो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में आएगा। और डिपार्टमेंटल स्टोर्स इन कनेक्शन विद द जो स्पेसिफिक वर्क की बात करें तो उस पर हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए तो वो उसको हम कंसिडर करेंगे वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में। और वर्क चार्ज स्टाफ लाइक टेक्निकल पर्सन है उसको हम कंसिडर करें। और टेक्निकल पर्सन में कौन कौन से पर्सन आएंगे तो अंडर स्टाफ ऑफ टेक्निकल पर्सन टू असिस्ट हिम एट वर्क साइट, गार्ड है उसको हम वर्क चार्ज में कंसिडर करें। बट वर्क चार्ज स्टाफ डज नॉट इंक्लूड तो कौन कौन से जो मेंबर्स है स्टाफ है उसको हम वर्क चार्ज में नहीं कंसिडर कर सकते। तो नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय सच एज द टाइपिस्ट,
draftsman, clerk, etc. These types of person are we have not to consider as a work charge establishment. Okay, now work charge establishments, every payment made to a member of the work changed establishment whether on account of his wages. वेजिस मीन्स क्या होता है कि उसका जो डेली का डेली जो उसको हम पेमेंट करते हैं, ओके, तो जो लेबर का डेली पेमेंट है तो उसको हम वेजिस बोलेंगे। और एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज चार्ज टू द वर्क एस्टिमेट ऑन विच दे आर एम्प्लॉयड। फॉर सच वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट एन अमाउंट ऑफ 1.5% to 2% according to PWD Public Work Department of the estimated cost of the works is provided in the estimate. Generally, the work charge persons are employed on monthly basis or temporary basis according to the progress of work. Their services lasts for the sanction period but may be continued on fresh sanction. Their services are terminable by 1 month's notice for 1 year continuous service, but for less than 1 year service 40 days notice is required to terminate their services. So work charge establishment in the other point, so every payment made to a member of the work charge establishment whether on account of his wages और एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज चार्ज टू द वर्क एस्टिमेट ऑन विच दे आर एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे पेमेंट की बात करें तो उसका जो डेली का जो उसका काम होता है, डेली का उसका जो पेमेंट है वो लेबर को और जो पर्सन वहाँ पे होता है उसको दे देंगे। और उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है वर्क एस्टिमेट, तो वो भी हमको देना होगा। फॉर सच वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट एन अमाउंट ऑफ 1.5 to 2% according to PWD of the estimated cost of the works is provided in the, जो एस्टिमेट होगा तो उस पर हम वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंट है वो 1.5% to 2% कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इन शॉर्ट फॉर्म P.W.D. ना ओके। इन नेक्स्ट पॉइंट, जनरली द वर्क चार्ज पर्सन्स आर एम्प्लॉयड ऑन, जो यहाँ पे जो वर्कर है होगे और लेबर होगे तो मंथली बेसिस पे अगर वहाँ पे वर्क कर रहे होगे, अगर अथवा तो और टेम्पररी बेसिस पे वहाँ पे वर्क कर रहे होगे तो देयर सर्विसेज लास्ट फॉर द सैंक्शन पीरियड बट मे बी कंटिन्यूड ऑन प्रेसिंग। देयर सर्विसेज आर टर्मिनेबल बाय 1 month नोटिस। अगर जो 1 year कंटिन्यूस सर्विस की बात करें तो उसका टर्मिनेबल होगा तो वो 1 month उसको पहले नोटिस देना पड़ेगा। बट फॉर लेस देन 1 year उसका जो सर्विसेज है वो 1 year से कम होगा तो 40 days नोटिस इज रिक्वायर्ड टू, उसकी जो सर्विस है उसको टर्मिनेट करने के लिए 40 days का नोटिस उसको रिक्वायर्ड होगा। ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड we have to discuss the provisional sum. So provisional sum is an allowance or best guess usually estimated by a cost consultant that is inserted into tender documents for a specific element of the works that is not yet defined in enough detail for tenderers to accurately price. Next point, a provisional sum can be categorized as defined and undefined. ओके, तो प्रोविजनल सम है वो अलाउंस होगा, यूजुअली एस्टिमेटेड बाय कॉस्ट रिलेटेड वो अलाउ होगा। ओके, सो दैट इज इंसर्टेड, वो उस टेंडर डॉक्यूमेंट है उसको उसमें प्रोविजनल सम है वो हम अप्लाई करेंगे फॉर ए स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द वर्क्स दैट इज नॉट येट डिफाइंड इन इनफ डिटेल फॉर टेंडरर्स टू एक्यूरेटली प्राइस। और प्रोविजनल सम की अगर हम बात करें तो उसका 2 टाइप है, फर्स्ट टाइप इज डिफाइंड प्रोविजनल सम एंड सेकंड वन इज अ अनडिफाइंड प्रोविजनल सम। सो जो प्रोविजनल सम है, प्रोविजनल सम इज द अमाउंट प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेट एंड बिल ऑफ क्वांटिटीज सम स्पेशलाइज्ड वर्क टू बी कैरिड आउट बाय अ स्पेशलाइज्ड फर्म। Most details are known at the time of preparing estimate. सपोज एग्जाम्पल अगर हम प्रोविजनल सम की बात करें तो उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ आती है तो कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ है वो प्रोविजनल सम है उस पर हम कंसिडर करने वाले हैं। तो उस पर पहले आता है तो सपोज कि इंस्टॉलेशन ऑफ लिफ्ट,
second installation of air conditioners, shifting of water lines, sewer lines, electrical fittings, etc. So for such items a reasonable amount is provided in the estimate, and in the bill quantities are known as well as we have to taken as a provisional sum. So such works are done through a licensed contractor or through the respective departments are engaged by the owner on a separate tender. So in the provisional sum, suppose we have to discuss a payment for the work depend upon the basis of executions, but not necessarily by the same amount of provisional sum, and the specifications should clearly state how and by whom the payments of provisional sum are to be made. Okay, so provisional sum can be categorized as two types. First one is defined and second one is undefined. So defined provisional sum, so defined provisional sums are those which have been described in sufficient detail that the contractor is expected to have made allowance for them in their programming, planning and pricing preliminaries. Next point, the work may not have been completely designed, but the following information may be known, such like the nature and construction of the work. Second one, how the works may impact on the existing building or surroundings. Third one, the quantities that indicate the scope and extent of work, and last one is any specific limitations. Now okay, and now another one is undefined provisional sum. An example might be where a defined amount of brickwork is required, but the exact design has not been finalized, and so the price cannot be accurately determined. Or the cost of installing a timber frame where the specific type of timber has not yet been specified, and so its price is नॉट नॉन. ओके, सो प्रोविजनल सम की बात करें तो प्रोविजनल सम है उसमें जो लिफ्ट का जो इंस्टॉलेशन है वो खर्चा है, उसका कॉस्ट, इंस्टॉलेशन, एयर कंडीशनर का जो कॉस्ट आता है, शिफ्टिंग वाटर लाइन्स और सीवर लाइन्स का जो हम शिफ्टिंग करेंगे, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करेंगे, तो डिफरेंट टाइप्स, दिस टाइप्स ऑफ आर कॉस्ट आर टू कंसिडर एज ए प्रोविजनल कॉस्ट. नाउ प्राइम कॉस्ट. So what is the prime cost? A prime cost is defined as an item that has not been selected or whose value is not known at the time a domestic building contract is entered into, and for the cost of supply and delivery of which the builder must make a reasonable allowance in the contract. So what this essentially means is that these are items that may not be selected yet, usually fixtures and fittings such as handles, stove tops and tapware, as it's too early in the process. In order to ensure a consistent cost, the builder will make allowances for these items without knowing the specific cost. Okay, this allowance will include any markup or profit from the builder as well as sourcing and installation cost. So हम प्राइम कॉस्ट की यहाँ पे बात करें, so when the quantities of various items are being worked out, it is not always possible to define everything necessary for the completion of the proposed building. Such items considered as for the prime cost, like water supply fitting, sanitary fittings, door and windows fittings, etc., are to be decided by the architect and consultant with his client at some future dates. So when suppose प्राइम कॉस्ट की अगर हम बात करें तो प्राइम कॉस्ट में जो डिटेल्स दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने बात की कि सैनिटरी फिटिंग्स की बात की, वाटर सप्लाई फिटिंग की बात की, डोर और विंडोज फिटिंग की बात की, तो दिस टाइप्स ऑफ फिटिंग्स डिटेल्स ऑफ सच आइटम्स आर नॉट वर्कड आउट एट द टाइम ऑफ inviting tender, but for the executions of such items a lump sum such amount is put in the bill of quantity, and this amount is known as
prime cost. It means prime cost. So these types of such activities like हमने बात की वाटर सप्लाई फिटिंग की, सैनिटरी फिटिंग की और डोर विंडो फिटिंग की, तो जो ये जो कॉस्ट लगेगा तो उसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट. सो द सप्लाई ऑफ द आर्टिकल्स will be made by contractor or receiving the instructions and approval of the engineer in charge regarding quality and price. The price to be paid for the contractor for prime cost articles will be actual price paid by him to the merchants. And suppose the prime cost articles may also be obtained or purchased directly or through some other agency. The fixing of the prime cost articles are usually done by the original contractor for which separate rates are provided. सो प्राइम कोस्ट, जो प्राइम कोस्ट है उसका जो एस्टिमेटिंग हमने किया होगा तो उस पर उसका खर्चा है वो हमको नहीं मालूम होगा, और सपोज एक्स्ट्रा कोस्ट है वो हम उस पर लगाया गया. तो एक्स्ट्रा कोस्ट है और एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमने बात की स्लाइड में कि जो वाटर सप्लाई फिटिंग के जो एक्स्ट्रा कोस्ट आएगा, सैनिटरी फिटिंग्स का एक्स्ट्रा कोस्ट आएगा, डोर एंड विंडोज़ का फिटिंग्स का जो एक्स्ट्रा कोस्ट आएगा, तो ये सभी कोस्ट है वो हम कंसिडर करेंगे प्राइम कोस्ट पे. ओके. सो नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड स्पोर्ट आइटम्स. तो स्पोर्ट आइटम्स है तो उसको हम किसको बोलेंगे स्पोर्ट आइटम? सर्टेन आइटम्स विच नॉट पॉसिबल फॉर एस्टिमेटर टू फिक्स अमाउंट विदाउट सीइंग एंड स्टडिंग इन डिटेल, such items are known as spot items. So certain items, some types of items like demolishing existing structure हमने यहाँ पे 1 by 1 डिस्क्राइब किया है. तो जो एस्टिमेटर है वो कोई जगह पे अपने ऑफिस पे वो जो सीटिंग होगा वहाँ पे बैठा होगा तो उसको साइट के बारे में सपोज सम आइटम से उसका अंदाज़ा नहीं आएगा. ओके. तो दिस टाइप्स ऑफ आइटम्स आर नोन एज अ स्पोर्ट आइटम्स, एंड सम ऑफ द स्पोर्ट आइटम्स आर एज फॉलोज. इन देम फर्स्ट वन इज डेमोलिशिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर. उसका डिमोलिशन करना होगा तो उसका खर्चा कितना लगेगा वो एस्टिमेटर को नहीं पता चलेगा. सेकंड टाइप, कंस्ट्रक्टिंग ओपनिंग्स इन द एग्जिस्टिंग वॉल. तो जो वो एग्जिस्टिंग वॉल है उस पर जो ओपनिंग करना होगा तो उसका कंस्ट्रक्शन करना होगा तो वो भी एस्टिमेटर को वहाँ पे साइट पे जाना ही पड़ेगा. थर्ड टाइप इज क्लियरिंग द साइट, एंड साइट क्लियरेंस है वो भी स्पोर्ट आइटम्स पे हम कंसिडर करेंगे. और फोर्थ वन इज कनेक्टिंग एन ओल्ड बिल्डिंग टू ए न्यू बिल्डिंग. अगर दो बिल्डिंग की बात करें, ओल्ड बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग, तो उसका कनेक्शन करने के लिए तो वहाँ पे एस्टिमेटर वो अपनी ऑफिस पे बैठा बैठा उसका कोई किसी टाइप का एस्टिमेशन वहाँ पे हम नहीं लगा सकते. उसके लिए हमको साइट पे जाना जरूरी होगा. सो द एस्टिमेटर शुड गिव डिटेल एंड प्रिसाइज डिस्क्रिप्शंस ऑफ द स्पोर्ट आइटम्स so that the contractor can put up a more accurate price for such items. अगर इसके हम जो एक्यूरेसी उसकी निकालनी हो तो हम ऑफिस पे बैठे बैठे ये हमने यहाँ पे 4 चीज़ों की जो डिस्कशन की तो ओके वहाँ पे ऑफिस पे बैठ के हम इसका है वो एग्जैक्ट है उसका मेजरमेंट और एग्जैक्ट है उसका एस्टिमेशन नहीं होगा. उसके लिए हमको साइट पे जाना पड़ेगा. ओके. स्पोर्ट आइटम्स के बाद अगर हम बात करें डे वर्क की, तो डे वर्क किसको बोलेंगे? सो द डे वर्क, द टर्म डे वर्क इज यूज्ड फॉर अ डिनोट प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग और वैल्यूइंग एन आइटम वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल यूज्ड एंड द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द लेबर्स फॉर द इक्विपमेंट एम्प्लॉयड. द डे वर्क इज सपोज एडोप्टेड फॉर सर्टेन कॉम्प्लीमेंटेड आइटम्स ऑफ वर्क which cannot be measured as like a design for plaster work, front architectural finish of a building, वर्क अंडर वाटर, ऑर्नामेंटल डोर. ओके. तो डे वर्क की अगर हम बात करें तो डे वर्क किसको बोलेंगे कि जो एक दिन में जो उसका जो वर्क होता है. ओके. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क लाइक प्लास्टरिंग वर्क, आर्किटेक्चरल फिनिश ऑफ ए फ्रंट आर्किटेक्चर और एलिवेशन टाइप ऑफ फिनिशिंग वर्क, वर्क अंडर वाटर वर्क आएगा और ऑर्नामेंटल डोर. तो ये सब जो वर्क हम होगा तो उसको हम बोलेंगे डे वर्क. ओके. नाउ वी हैव टू टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ गुड एस्टिमेट. तो जो गुड एस्टिमेटर है तो गुड एस्टिमेटर किसको हम बोलेंगे? तो गुड एस्टिमेटर उसकी क्वालिटी क्या होगी? ओके. तो उसकी बात करें तो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज एस्टिमेटर हैज़ एबिलिटी टू रीड एंड इंटरप्रेट ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशंस. तो जो एस्टिमेटर है वो एबल होना चाहिए रीड एंड इंटरप्रेट ड्राइंग्स और
स्पेसिफिकेशंस को अच्छे से वो पढ़ सकता होना चाहिए और अच्छे से उसको समझ सकता होना चाहिए। सेकंड टाइप इज एस्टिमेटर शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो जो एस्टिमेटर है उसको जो अच्छा तभी होगा कि उसका कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छा होगा। थर्ड पॉइंट इज ही शुड हैव knowledge of basic mathematics. Okay, so now he should have knowledge of basic mathematics. It means उसको बेसिक मैथमेटिक्स से एस्टिमेटर को उसका नॉलेज होना चाहिए। ही शुड हैव पेशेंस। पेशेंस मीन्स धीरज रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एस्टिमेटर शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ फील्ड्स ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर। तो एस्टिमेटर है तो उसको गुड अंडरस्टैंडिंग फील्ड का नॉलेज और उसका ऑपरेशन और प्रोसीजर है वो उसको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ही शुड हैव एबिलिटी टू विजुअलाइज 3-dimensional प्रोजेक्ट्स बाय लुकिंग एट द ड्राइंग। सो यू शुड हैव एबिलिटी टू विजुअलाइज। तो जो एस्टिमेटर है वो विजुअलाइज कर सकता होना चाहिए 3-dimensional प्रोजेक्ट्स उसके बारे में, लुकिंग एट द ड्राइंग को देख के उसको 3D उसका विजुअलाइज कर सकता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ही शुड हैव एबिलिटी टू इंटरप्रेट द रिस्क एंड then neutralize as much as possible. So the estimator है उसको he should have ability to interpret रिस्क के बारे में इंटरप्रिटेशन भी होना चाहिए और न्यूट्रलाइज एज मच एज पॉसिबल, उसको न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी भी एस्टिमेटर में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ही शुड हैव गुड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी सो दैट ही कैन communicate his estimate in logical and clear presentation to the client. He should have good organizational ability उस पर जो होनी चाहिए as well as so that he can communicate his estimate in logical और logically भी वो communication कर पाए और clear presentation वो client को उसका presentation वो clear से आसानी से कर सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, he should have ability to prepare construction schedule। तो एस्टिमेटर की एबिलिटी होनी चाहिए प्रिपेयर कंस्ट्रक्शन शेड्यूल है उसको बनाने में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ही शुड हैव एबिलिटी टू एंटिसिपेट ऑल कंस्ट्रक्शन स्टेप्स इन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। सो एस्टिमेटर है उसको एंटिसिपेशन उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के स्टेप्स के बारे में वो एंटिसिपेट होना चाहिए। ओके, इट मीन्स बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक excavation, after that footing plinth level। ओके, उसके बाद क्या आएगा, ब्रिक वर्क आएगा। ओके, उसके बाद पैरापेट वो लेवल आएगा, प्लास्टरिंग आएगा, फ्लोरिंग आएगा। तो ये सभी चीज़ों के बारे में एस्टिमेटर है उसको अच्छे से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ही शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी एंड इक्विपमेंट परफॉर्मेंस। ही शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में अच्छे से उसको जानकारी होनी चाहिए और इक्विपमेंट परफॉर्मेंस के बारे में भी वो अच्छे से उसकी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ही शुड हैव एबिलिटी टू यूज द कंस्ट्रक्शन कंपनीज जॉब कॉस्टिंग सिस्टम। उसको एबल होना चाहिए कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका जॉब कॉस्टिंग उसके सिस्टम है उसके बारे में अच्छे से उसको मालूम होना चाहिए। After that, he should have ability to use the construction company's job costing system. Next point, he should have ability to think alternate methods of constructions. तो जो डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सपोज कि कोई एक एक्टिविटी और कोई एक मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन पे रुकावट आती है और कोई सपोज कि इंस्ट्रूमेंट है वो हमको मिल नहीं पा रहा है तो उसके अल्टरनेट पे जो उसका कौन सा दूसरा इंस्ट्रूमेंट है उसका और इक्विपमेंट है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बारे में एस्टिमेटर है उसको अच्छे से उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज एस्टिमेटर शुड हैव एबिलिटी टू डेवलप स्ट्रेटेजी फॉर बीइंग सक्सेसफुल in bidding and negotiation phase of the project. So estimation ability to develop for strategies and techniques for the successful bidding के लिए सब टेक्निक्स एस्टिमेटर के पास होनी चाहिए और नेगोशिएशन फेज ऑफ प्रोजेक्ट है उसको वे नेगोशिएशन वो कर सकता होना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें ड्यूटीज ऑफ क्वांटिटी सर्वे और एस्टिमेटर की तो ड्यूटीज ऑफ क्वांटिटी सर्वे और एस्टिमेटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज फॉर द गुड प्रोजेक्ट
डिफरेंट ड्यूटीज लाइक टू प्रिपेयर एंड एस्टिमेट। तो जो एस्टिमेटर है वो एस्टिमेट है उसको प्रिपेयर कर सकता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की बात करें तो प्रिपेयर स्पेसिफिकेशन। तो पर्टिकुलर एक्टिविटी तो उसका पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन होगा। तो अगर वो अच्छा स्पेसिफिकेशन होगा तो जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन जो उसकी क्वालिटी आएगी तो वो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी अच्छी आएगी। और एस्टिमेटर है और कैरी आउट सर्वे ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड। तो जो बिल्डिंग और लैंड होगा तो उसका सर्वे वो कर सकता होना चाहिए एस्टिमेटर। टू कैरी आउट रेट एनालिसिस। तो रेट एनालिसिस है वो भी उसके बारे में उसको साउंड प्रूफ और उसका डिफरेंट डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए एस्टिमेटर को। टू फाइनलाइज द फाइनल अकाउंट्स, उसके लिए कितना कॉस्ट लगेगा तो वो भी एस्टिमेटर है उसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, टू सुपरवाइज इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस। ओके, नेक्स्ट प्रिपेयर वर्क एग्जीक्यूशन शेड्यूल। तो एग्जीक्यूशन शेड्यूल है वो भी प्रिपेयर कर सकता होना चाहिए। ओके, तो टू वर्क एज आर्बिट्रेशन वो लैंड जमीन, अगर हम बात करें तो जमीन संपादन उसको बोलेंगे हम लैंड आर्बिट्रेटर को। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, कैरी आउट वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो एस्टिमेटर वो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन उसको जो वो भी निकाल सकता होना चाहिए। ओके, और टू आर्किटेक्ट और लोकल अथॉरिटीज अबाउट द एस्टिमेटेड कॉस्ट द प्रोजेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। तो जो एस्टिमेटर है वो आर्किटेक्चर को भी सब सजेशन दे सकता है, और लोकल अथॉरिटी है वो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रोजेक्ट के बारे में वो भी उसको एस्टिमेटर को अगर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थोड़ा सा नॉलेज हो तो वो एडवाइस आर्किटेक्चर को भी एज वेल एज लोकल अथॉरिटीज को भी वो एडवाइस दे सकता है। ओके, सो नाउ क्वालिटीज ऑफ गुड एस्टिमेटर हमने देखा, और यहाँ पे एक दिया गया है लाइन प्लान। तो लाइन प्लान यहाँ पे दिखा, तो लाइन प्लान है तो उस पर हमको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये यहाँ पे लाइन प्लान है तो उस पर यहाँ पे एक टॉयलेट दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे एक वरांडा दिया गया है, ये एक बेडरूम दिया गया है, उसके लेफ्ट हैंड पे किचन है, किचन के पास में वरांडा है। ओके, और यहाँ पे 2 बेडरूम है। ओके, और यहाँ पे एक पोर्च दिखाई दे रहा है, और डिफरेंट प्लेस टू डोर एंड डिफरेंट प्लेस टू विंडो। ओके, सो लाइन प्लान देख के हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो रूम, किचन और मास्टर बेडरूम पोर्च कहाँ पे है। ओके, उसको वहाँ पे जो हॉल है ऑडियो हॉल है वो कहाँ पे, डाइनिंग एज वेल एज लिविंग रूम है वो कहाँ पर है, और डिफरेंट प्लेसेस ऑफ डोर एंड डिफरेंट प्लेसेस ऑफ विंडो वी हैव टू इन्फॉर्म अबाउट डिफरेंट पोजीशंस। ओके, सो लाइन प्लान में से हमको ये सारी माहिती मिलेगी कि भाई रूम का डायमेंशन कितना है, किचन का डायमेंशन कितना है। ओके, सो नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, लेआउट प्लान। तो लेआउट प्लान यहाँ पे दिया गया है, ये जो साइट लेआउट प्लान है यहाँ पे दिया गया, और यहाँ पे साइट लेआउट प्लान में तो जो हम वर्क वहाँ पे चल रहा होगा कंस्ट्रक्शन वर्क, तो उस पर सीमेंट हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, फाइन एग्रीगेट वहाँ पे कहाँ पे स्टोर करने वाले, कोर्स एग्रीगेट वहाँ पे कहाँ पे स्टोर करेंगे, बेंडिंग, रेनफोर्समेंट, फॉर्म वर्क, टिम्बर स्टोरेज, विजिटर्स, कार पार्क, साइट ऑफिसेज एज वेल एज टॉयलेट, टाइम कीपर्स रूम, इलेक्ट्रिसिटी और ड्रेनेज सिस्टम के कहाँ पे, स्कैफोल्ड स्टोरेज कहाँ पे। तो लेआउट प्लान है, तो लेआउट प्लान में जो वहाँ पे जो बिल्डिंग का लाइन प्लान में से हमको उसके जो बिल्डिंग है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और लेआउट प्लान है तो वो वहाँ पे साइट का पूरा लेआउट हो, तो हम देख सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है वो कहाँ पे हो, और उसके लिए स्पेसिफाइड प्लेस भी डिसाइड किया गया होगा, तो वो जो डिफरेंट थिंग्स है वो वहाँ पे ही हम प्लेस करेंगे। ओके, सो इन दिस लेक्चर और इन दिस वीडियो सेशन वी हैव टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ definitions like a contingency, work charge establishment, provisional sum, prime cost, spot item, qualities of good estimator, line plan and layout plan. Okay, so I think I hope that आपको इस वीडियो देख के शायद डिफरेंट कंसेप्ट है वो सोल्व हो गए होंगे, और हमने आगे देखा कि कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें हमने डिस्कस की। तो उस पर हमने कंटीजेंसी के बारे में यहाँ पे पढ़ा, प्राइम कॉस्ट के बारे में, लाइन प्लान, लेआउट प्लान, ओके, प्राइम का प्रोविजनल सम, डिफाइंड प्रोविजनल सम एंड अनडिफाइंड प्रोविजनल सम। ओके, so thank you. If any query regarding to this video session, you can also contact me on 8866302551. Okay, thank you.